जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं, जिसमें कुल प्रश्न 30 हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होने वाला है। हूबहू वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंप्लीट लगाइएगा और जो भी आपका स्कोर होता है 30 में से वो आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की मुख्य चुनौती क्या है। प्रश्न में आप पॉइंट को नोट करिएगा। विविध कक्षा मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखें, राइट आंसर होगा विकल्प बी। शिक्षार्थियों के मिश्रित क्षमता वाले समूह का सामना शिक्षक को करना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर विकल्प बी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बच्चा गुस्से में एक अपने संगी साथी को उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसे घर पर सजा दी गई थी। यह खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो देखिए, जैसा उसने देखा है वैसा वह कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये होगा अवलोकन अधिगम। क्या होगा? अवलोकन अधिगम होगा। राइट आंसर विकल्प सी होगा। चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान वे मॉडल हैं जो शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नों को ध्यान से समझें, उसके बाद आप लोग आंसर सिलेक्ट करें क्या होगा। ठीक, तो जो कार्यकारी मॉडल होते हैं, है ना, ये शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करने में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर? यहाँ पर मैं ज़्यादा व्याख्या के साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और एग्जाम के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट है, कम समय में आपकी जल्दी तैयारी हो सके। क्लियर? चलिएगा, इनमें से कौन सा एक बाहरी कारक है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने की बात कही गई है और बाहरी कारक, तो बाहरी कारक कौन होगा इनमें से? तो आप कहोगे भौतिक वातावरण। ठीक है, राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका है। बताएंगे आप लोग कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। यदि आप लोगों के लिए टाइम कम पड़ रहा है तो आप वीडियो को पुश कर लें, फिर सोचें आंसर क्या आना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो यहां पर हम देखें, राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प डी। सबसे बेस्ट आंसर होगा विकल्प डी। प्रामाणिक सीखने की स्थिति प्रदान करना और छात्रों में स्वतंत्र सोच की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षाओं में सामान्य बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक शक्ति हो सकती है। बताएंगे आप लोग। समावेशी कक्षा की यहां पर बात की गई है, तो वहां पर जो सामान्य बच्चे रहेंगे उनके लिए सकारात्मक शक्ति कौन सी हो सकती है। तो आप कहोगे कौन सी हो सकती है? तो सामाजिक कौशल। क्या होगा? सामाजिक कौशल होगा। राइट आंसर विकल्प बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है जो एक व्यक्ति स्वयं के बारे में बनाता है। बताएंगे आप लोग। सभी लोग ध्यान से प्रश्न समझें, फिर आंसर बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आत्मसम्मान। ठीक है, क्लियर है ना। चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में शिक्षण की निम्नलिखित रणनीतियों में से किसे अपनाना जाना चाहिए।
बताएंगे आप लोग। समावेशी व्यवस्था की बात हुई है, तो शिक्षण की बताइए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि नहीं, ना व्याख्या विधि, बल्कि हम क्या कहेंगे, सबसे बेस्ट होगा मित्र समूह से सीखना। बच्चे क्या होंगे ऐसे में, एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। क्लियर है ना। चलिएगा, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, बताइएगा। जो समावेशी शिक्षा होती है इसका क्या उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल, और सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विकल्प ए और सी हैं ये दोनों ही सही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे विकल्प बी भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शन के आधार पर आंसर देना होता है। यदि यहाँ पर विकल्प डी में होता उपयुक्त सभी, तो हम उपयुक्त सभी कर देते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंसर है वो कौन सा बन रहा है, तो आप कहोगे ए और सी ही बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर होगा। इसलिए मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ कि पेडागोजी जब भी आती है या बाल विकास आता है तो उसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ा करो, फिर उसके बाद ही आंसर दिया करो। बच्चे का पहले सामाजिकरण किसके द्वारा सुसाध्य होता है, बताएंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, बच्चे की बात हुई है और पहले सामाजिकरण की बात हुई है, तो भैया सभी को मालूम होगा क्या आएगा यहाँ पर, अवलोकन होगा ना। चलिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, आप टीचर हैं, यदि कक्षा में बच्चा प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करोगे, उन्हें हम प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कहना चाहिए बच्चों से जो आप पर ना बने वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए। वह पहलू जो किसी व्यक्ति की वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है। ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन वंशानुगत विशेषताओं में, तो भैया वो होगा परिपक्वता। क्या होगा, परिपक्वता होगा। और जो परिपक्वता होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है, ये भी आपको मालूम होगा। चलिएगा, इनमें से कौन सा एक बाहरी कारक है जो एक बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, बताइएगा। तो आपको मालूम होगा वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन करेगा, बाह्य कारक कौन सा होगा, तो राइट आंसर यहां पर विकल्प ए होगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद देखिए, बाल विकास के चरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की पहली अवस्था है। तो देखिए, पहली अवस्था वयस्क अवस्था नहीं हो सकती, ना किशोर अवस्था हो सकती है, बल्कि आप लोग क्या कहेंगे कि भैया पहली अवस्था कौन सी होगी, शिशु अवस्था होगी। राइट आंसर विकल्प ए होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। खाली स्थान बच्चे को नैतिक दार्शनिक के रूप में वर्णित करता है, बताइएगा आप लोग किसने बच्चे को नैतिक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया है। तो साथियों, जो हमारे कोहल वर्ग साहब हैं, इन्होंने ही क्या है बच्चे को नैतिक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया है। राइट आंसर यहां पर विकल्प सी होगा। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और आप लोग पहले प्रश्न को समझा करो, उसी के बाद आंसर दिया करो। जल्दबाजी में कभी कभी आप लोग आंसर गलत कर देते हो। बच्चों का सीखना सबसे प्रभावी तब होगा जब, कब होगा, तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प बी। कब होगा, जब बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरणा विचार सीमा का विकास होगा। ठीक है, सारे पक्षों का ध्यान रखना होता है बच्चे का, है ना, शैक्षिक और सह शैक्षिक, है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? देखिए इस सेट में हमने समावेशी से बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में जो ओल्ड पेपर है उसमें समावेशी शिक्षा से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो समावेशी शिक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो यहां पर जो राइट आंसर साथियों वो क्या आना चाहिए? विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, बिल्कुल बी भी सही है, सी भी सही है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प डी, ये सभी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक काम करता हूं, आप लोगों को लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग बताइएगा समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बहुत ही आसान सवाल है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बच्चे में किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण देखने को मिलते हैं? बताइएगा राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे में क्या होगा, उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क, बिल्कुल, है ना। महत्वपूर्ण सोच से हल करेगा, बिल्कुल, और पहेली और जटिल गणना को हल करने में कुशल होगा, बिल्कुल। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा विकल्प डी। ये जो विशेषताएं हैं ये सारी ही विशेषताएं प्रतिभाशाली विद्यार्थी की हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना, या कुछ कहेंगे कठिन है। तो देखिए ऐसा होता है, सभी को ध्यान में रखकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन होता क्या है, यहां पर अभी आप फ्री माइंड में बैठे हो तो आपको प्रश्न इजी लगेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है आपके सामने टाइम का, कि भाई आपको 2.5 घंटे में 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। तो ये आपके माइंड में बात होती है, तो कभी कभी आप लोग क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत वहां पर कराते हो। चलिएगा, ज्ञान और सत्य का कौन सा सिद्धांत है किसी कथन की सत्यता के बारे में बात करता है यदि वे अभ्यास में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं? तो भाई वह है व्यवहारिक सिद्धांत। कौन सा है? व्यवहारिक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है, वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो देखिए तीखे किनारे वाले जो किनारे हैं मेज के, उन पर पहले रुई रखो, फिर कहेगी आप इसको छुओ और अनुभव करो। मतलब बच्चा कैसा है? दृष्टि बाधित है ना। तो वो क्या कर रही है? दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण कार्य संपन्न करा रही है। राइट आंसर विकल्प ए होगा। चलिए, शिक्षा जो सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों को सिखाती है खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। इसी के नाम से ही यहां पर आप आंसर पकड़ सकते हैं, सांस्कृतिक विविधता। तो कौन सिखाएगा? जो हमारी बहु सांस्कृतिक शिक्षा होती है यही तो सिखाती है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? बताइएगा विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो सभी को मालूम होगा निरंतरता का सिद्धांत। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ विकास कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, ठीक। चलिए अगला, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं की यहां पर बात की गई है। तो देखिए वंशानुक्रम होगा, वातावरण होगा और परिपक्वता होगा, लेकिन निर्देशन नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है?
प्रश्न ध्यान से समझो और फिर आप लोग आंसर बताओ क्या आना चाहिए यहां पर। तो देखिए समावेशी में होता क्या है, जो सारे बच्चे होते हैं एक ही छत के नीचे शिक्षा लेते हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। और ऐसा वहां पर जो शिक्षण होता है कि सारे बच्चों को ध्यान में रखकर ही वहां पर शिक्षण कार्य संपन्न होता है और उनका उद्देश्य होता है कोई भी छात्र पीछे ना रहे, सभी छात्र आगे बढ़े, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं राइट आंसर यहां पर विकल्प डी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को खाली स्थान पढ़ाना चाहिए। बताएंगे आप लोग समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि भैया सभी को ध्यान में रखकर, तो देखिए यहां पर क्या है, बहुसंवेदी दृष्टिकोण के माध्यम से। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपने कुछ बच्चों की आवश्यकताओं को देख लिया और शिक्षण कार्य शुरू कर दिया, नहीं, आपको सारे बच्चों को ध्यान में रखकर ही वहां पर शिक्षण कार्य करना होता है समावेशी कक्षा में। चलिएगा अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। सभी लोग प्रश्न को ध्यान से समझें, उसके बाद आंसर बताएं क्या होगा। तो विकास संपर्क का उत्पाद है तो सही है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है सही है, व्यक्तिगत प्रक्रिया सही है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प डी में कहा गया है एक कथन गलत है और हमें गलत कथन ही चाहिए था, इसलिए राइट आंसर विकल्प डी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। शिक्षकों की भूमिका है, क्या भूमिका है शिक्षकों की, बता सकते हैं क्या आप लोग। ज्ञान का संप्रेषण करना बिल्कुल, छात्रों को अनुशासन में रखना बिल्कुल, छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, तो ये सारी शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती हैं, है ना। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने की यहां पर बात की गई है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा, है ना। राइट आंसर यहां पर हमारा साथ ही होगा विकल्प बी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। देखिए ए बी सी और विकल्प डी कहां पर है, ए है। तो देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो भैया सबसे पहले तो सभी कहेंगे आवश्यकता आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, आवश्यकता आएगा। फिर क्या आएगा, तो आप लोग कहोगे भैया फिर आएगा अंतर्नोद। क्या आएगा, अंतर्नोद आएगा। फिर आएगा स्थिति और फिर आएगा अंतःक्रिया। तो ऐसा दिया है विकल्प डी में, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो साथियों इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने क्या स्कोर किया है वो आप अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आती है तो वो भी आप बता सकते हैं। लाइक करिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।